जो जैसा चश्मा लगाए हुए है उसका उसी तरह दिख रहा है। इस बार का चुनाव, लोकसभा चुनाव, किसी के लिए 400 पार तो किसी के लिए आर पार जैसी लड़ाई के लिए साबित होगा, खासकर इंडिया गठबंधन के लिए। आज आलू की ढकेल लगाने वाला भी 1,000 रुपए पैदा करके ले जाता है। काहे की बेरोजगारी और काहे की महंगाई भाई साहब। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। लोकसभा चुनाव अपने आखिरी चरण में है। 5 चरण की वोटिंग हो चुकी है, अब सिर्फ 2 चरण का मतदान बाकी है और छठे और 7वें चरण में 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। यानी कुल मिला के 114 सीटों का चुनाव बाकी रह गया है। 429 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। देश में कुल 543 लोकसभा की सीटें हैं। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे अनुमान लगाने का, अटकल लगाने का दौर भी आगे बढ़ रहा है। कई राजनीतिक विश्लेषक अपनी राय जाहिर कर रहे हैं, फील्ड रिपोर्टर्स भी बता रहे हैं, हर सीट का आकलन और ब्यौरा पेश कर रहे हैं। हम भी हर चरण के बाद आपसे बात कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि अभी तक क्या स्थिति सामने आ रही है। हालांकि हम किसी एग्जिट पोल में विश्वास नहीं करते। एग्जैक्ट जो रिजल्ट है वो 4 जून को आएंगे, क्योंकि आखिरी दौर की वोटिंग 1 जून को होनी है। लेकिन फिर भी लोगों की दिलचस्पी है। कई लोग हमें भी फोन करते हैं, इन कार्यक्रमों के माध्यम से कमेंट करके जानना चाहते हैं कि आखिर क्या तस्वीर अभी तक बन रही है। तो हम आपको बता दें कि देश भर में एक तस्वीर सामने आ रही है, साफ होती जा रही है और अलग अलग राजनीतिक दल और गठबंधन भी इसका ऐलान कर रहे हैं। 2 दलों के बीच में, या कहें तो 2 गठबंधनों के बीच में मुकाबला है लोकसभा चुनाव के अंदर। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला एनडीए है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े नेता हैं, जिन्होंने 2014 और 2019 में अकेले अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया और इस बार उन्होंने नारा दिया है अब की बार 400 पार, यानी एनडीए को 400 प्लस 400 से ज्यादा सीटें मिलने जा रही हैं। और 5वें चरण के बाद भी एनडीए के जितने बड़े नेता हैं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं है, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है, 20 तारीख को 5वें चरण में उनकी सीट लखनऊ पर वोटिंग हुई है और बाकी तमाम नेता इस तरह का दावा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक इंडिया अलायंस बना है, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल जैसे कई दल हैं। उनका दावा है कि इस बार इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलेगा। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी जैसे कई दूसरे दल भी हैं जो इन दोनों में से किसी गठबंधन में शामिल नहीं है। हालांकि वो भी दावा कर रहे हैं कि इस बार एनडीए की सरकार बनने नहीं जा रही है। सट्टा बाजार की भी इन चुनावों पर नजर है और सट्टा बाजार हर चरण के बाद एक अलग अनुमान पेश कर रहा है। वही राजनीतिक विश्लेषक भी अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। हम आगे बढ़ने के पहले आपको बता दें कि न तो हम सट्टा बाजार के अनुमानों पर विश्वास करते हैं, न इसकी तस्दीक करते हैं, न इसको बढ़ावा देते हैं, लेकिन एक संकेत और रुझान लोग जानना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर आज हम एक पैनल के साथ मौजूद हैं और चर्चा करने के लिए यहाँ है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपना कैमरामैन से कि वो सारे हमारे गेस्ट को दिखाएं। हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक गोपाल चतुर्वेदी, जो कि कई वर्षों से देश के चुनाव को देखते रहे हैं। इस चुनाव पर भी इनकी पैनी नजर है। हमारे साथ अजय अग्रवाल, मंत्री जी जिन्हें कहा जाता है। 1984 के बाद से देश का ऐसा कोई लोकसभा, विधानसभा या पंचायत स्तर का चुनाव नहीं हुआ जिस पर इन्होंने नजर न रखी हो। अजय अग्रवाल मंत्री जी की एक और खूबी है, ये सट्टा बाजार पर भी नजर रखते हैं। ये राजस्थान के फलौदी के सट्टा बाजार पर भी नजर रखते हैं, उत्तर प्रदेश के कानपुर के सट्टा बाजार पर भी नजर रखते हैं, सराफा बाजार से जुड़े सट्टा बाजार पर भी नजर रखते हैं, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं और बड़ी करीबी पैनी निगाह पूरे विश्लेषण पर रखते हैं। हमारे साथ रोशन कुमार शर्मा भी हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, किसी जमाने में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, बिहार के रहने वाले हैं, मूल रूप से जहानाबाद के हैं, लेकिन आज पटना में रहते हैं और हमारे साथ इस समय इस पैनल में बात करने के लिए मौजूद हैं। तो हम सब इन सभी से जानेंगे क्या है इनकी राय। अभी तक 5 चरण की वोटिंग हो चुकी है, उसके बाद क्या तस्वीर उभरती दिख रही है। सबसे पहले मैं बात शुरू करूंगा गोपाल चतुर्वेदी जी से। राजनीतिक विश्लेषक हैं, पत्रकार भी हैं, पैनी नजर रखते हैं और इनसे उत्तर प्रदेश के बारे में हम खास तौर पर जानेंगे। तो गोपाल चतुर्वेदी जी, 5 चरण का चुनाव हो चुका है, 5 चरण की वोटिंग हो चुकी है, क्या तस्वीर आपको उभरती हुई दिख रही है?
बादशाह जी, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार कहूंगा। और सबसे पहली बात, आपने एक स्लोगन जो मोदी जी के द्वारा अपनी पार्टी के लिए दिया गया था, 400 पार, निश्चित रूप से वो प्रयास कर रहे हैं। और एक और बात जो ऑब्जर्वेशन की है कि इस बार का चुनाव, लोकसभा चुनाव, किसी के लिए 400 पार तो किसी के लिए आर पार जैसी लड़ाई के लिए साबित होगा, खासकर इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि कुछ दल ऐसे हैं जो आर पार की स्थिति में इस बार चुनाव में मैदान में है। और जहाँ तक बात आपने सवाल किया यूपी का, तो यूपी में निश्चित रूप से एनडीए और इंडिया के बीच जो चल रहा है मुकाबला, मेरी समझ से कुछ खास नहीं है। पिछली बार के जो रिजल्ट थे वही लगभग दोहराए जाएंगे, एक दो सीटों का अंतर आ सकता है। यानी आपका कहना है कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 62 सीटें हासिल की थी और एनडीए ने कुल 64 सीटें हासिल की थी। आपको लग रहा है 2019 के नतीजे दोहराए जा रहे हैं। हालांकि बहुत हवा बताई जा रही है विरोधी दलों की, समाजवादी पार्टी की खास तौर पर, क्योंकि कांग्रेस तो सिर्फ 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और आखिरी के 2 चरण जो हो रहे हैं पूर्वांचल में, राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह, उन्होंने भी न्यूट्रल रहने का ऐलान किया है। उसका बताया जा रहा है कि फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है, लेकिन आपको ऐसी तस्वीर उभरती हुई नहीं दिख रही है। जी बिल्कुल, जहाँ तक राजा भैया जैसे लोग हैं, वो व्यक्तिगत अपने ही कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ही काबिज है, उसके बाद उनका कोई इफेक्ट पूरे स्टेट के अंदर कहीं नहीं दिखता। बात आती है समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी ने जो एक एंटी इनकम्बेंसी होती है उसको कहीं कैश नहीं किया है। मेरे नज़रिए से जो कुछ करना चाहिए था ग्राउंड फ्लोर पर, वो चीज़ उसने नहीं टच की है। हवाई बातें हो रही हैं, हालांकि उन्होंने पीडीए को लिया है, लेकिन पीडीए की जहाँ तक स्थिति है वो कहीं कोई इफेक्टेबल नहीं दिखती है, क्योंकि वहाँ जो बसपा की स्थिति है वो वहाँ स्टैंड कर रही है। आज बसपा का जो वोटर है वो भी कोई खास नज़रिए से अपने आप को स्टैंड नहीं कर रहा है। यानी आपको लग रहा है कि बसपा लड़ाई में नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? लड़ाई में नहीं मान रहे हैं इस समय, क्योंकि बसपा की जो स्थिति है उसकी लीडरशिप में भी अभी उनके बुआ भतीजे के बीच में भी कुछ विवाद हुआ, चुनाव के पीरियड में भतीजे को हटाना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि एक मैसेज गलत जाता है, तो उसका जो कैडर का जो वोटर है वो वोटर कहीं डिसबैलेंस हुआ है। तो यूपी की जो स्थिति है मुझे नहीं लगता कि पिछली बार से 2019 से कुछ खास अलग होने वाली है। हाँ, 2-1 सीटों का अंतर हो सकता है। तो चतुर्वेदी जी की राय है कि उत्तर प्रदेश में स्थिति में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। भले ही उम्मीद की जा रही है कि एनडीए को कुछ नुकसान होगा, कई राजनीतिक विश्लेषक ऐसा कह रहे हैं, लेकिन गोपाल चतुर्वेदी जी को नहीं लगता है। बिहार में क्या स्थिति होने जा रही है, रोशन शर्मा से समझ लेते हैं, उसके बाद हम मंत्री जी से बात करेंगे और जानेंगे। हालांकि मैं एक बार फिर बता दूं कि सट्टा बाजार की किसी बात को हम तस्दीक नहीं करते, लेकिन फिर भी लोगों की दिलचस्पी है और रुझान जानने में बड़ी मदद मिलती है लोगों को। और हमने पहले जब एक वीडियो इस बारे में किया था तो कई लोगों ने दिलचस्पी जाहिर की और तमाम अखबारों में और प्रिंट मीडिया में लगातार लोग इस बात को देख रहे हैं। तो मंत्री जी से जानेंगे, मंत्री जी के पास अपने भी आंकड़े हैं, लेकिन पहले रोशन शर्मा से समझते हैं कि बिहार में क्या होने जा रहा है। क्योंकि एनडीए ने पिछली बार 40 में से 39 सीटें बिहार में जीती थी। इस बार क्या कुछ तस्वीर बदल रही है? बताया जा रहा है लालू प्रसाद यादव इस बार खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। 20 तारीख को जो वोटिंग हुई वहां उनकी बेटी रोहिणी आचार्य भी मैदान में थी सारण से। उससे पहले भी कुछ हवा बताई जा रही है और एनडीए को झटका लगने की बात की जा रही है। आप क्या देख रहे हैं जमीन पर? जमीन पर हम घूमने पे दिख रहा है कि जो जैसा चश्मा लगाए हुए है उसका उसी तरह दिख रहा है। और बिहार में चूंकि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, चुनावी मैनेजमेंट केवल प्रतीक मात्र रह गए हैं, उसके कारण वहाँ एनडीए को नुकसान होगा, कम से कम 12-13 सीट का नुकसान होगा एनडीए को। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि 40 में से पिछली बार 39 सीटें हासिल की थी, इस बार एनडीए की जो सीटें हैं बीजेपी प्लस वो 28 पर आ जाएगी। आपको ऐसा? हाँ, ऐसा लग रहा है। 1-2 निर्दलीय भी बिहार में जीतेंगे और 12-13 से कम सीट इंडिया गठबंधन को नहीं आएगा बिहार में। निर्दलीय यानी पूर्णिया में पप्पू यादव का जिक्र था, सीवान में से हिना साहब का है, काराकाट से पवन सिंह का है। तो ये 3 निर्दलीय आपको लड़ाई में नजर आ रहे हैं। और किन सीटों पर आपको लग रहा है कि एनडीए को नुकसान हो सकता है? और जिसे अंतिम चरण में बक्सर सीट है, आरा सीट है, पाटलिपुत्रा सीट है, काराकाट है, जहानाबाद है। जो अंतिम चरण है बिहार में
उसमें बीजेपी बीएनडीए को काफी नुकसान होगा। जबकि आरा में तो इनके बड़े कद्दावर नेता चुनाव मैदान में है, आर.के. सिंह। आपसी जाति जो एनडीए के जो कोर वोटर थे, जिसका जातीय गठबंधन था, सब आपस में बिखरे हुए इस कारण। रोशन कुमार शर्मा को लग रहा है कि बिहार में तस्वीर उलझ गई है, जिसका नुकसान एनडीए को हो सकता है। अब मंत्री जी, क्योंकि राजनीतिक नजर भी इनकी बड़ी पैनी है, 1984 के बाद से देश के हर चुनाव पर इन्होंने नजर रखी है। तो आपने अभी गोपाल चतुर्वेदी जी को सुना, आपने रोशन शर्मा जी को सुना, क्या आप इन दोनों की बातों से इत्तेफाक करते हैं मंत्री जी, या आपका कुछ अलग नजरिया, कुछ अलग ओपिनियन है? आपके आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए सर, मेरा तो आंकड़ा ये कहता है कि जो है बीजेपी पहले से, यूपी में भी पहले से ज्यादा सीटों पे जीत हासिल करेगी, क्योंकि जो है जो सपा बसपा का जो गठबंधन पहले था 2019 में, वो जो है अब नहीं है, वो टूट चुका है। तो जो भी बसपा का वोट आएगा वो सपा के खाते में से कटेगा, ना कि बीजेपी के खाते में से कटेगा। ये मेरी अपनी धारणा है। और आगे क्या होता है, वैसे मुझको ऐसा मालूम पड़ता है कि कम से कम कमल के फूल की 70 सीटें यूपी में आ जाएंगी। जिस तरह से वोटों का बिखराव हो रहा है, कांग्रेस की कोई दम नहीं है, इसलिए जो है। आप कह रहे हैं कांग्रेस की दम नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने तो पूरी जान झोंक रखी है, अमेठी रायबरेली से लेकर जिन सीटों की आप बात करते हैं। और कई लोग हमें बताते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस के वोटर्स में एक नई जान आई है। मथुरा जैसी सीटों पर हेमा मालिनी को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा है। देखिए साहब, अब ये तो जो है वो अपनी कह रही हैं, बाकी मैं इनकी बातों से संतुष्ट कम हूँ। क्यों कि जो है ये तो अपनी अपनी कर रही हैं भाई। इनको जो है, अब पिछली बार जो है स्मृति ईरानी 55,000 वोटों से जीती हैं। अमेठी सीट की आप बात कर रहे हैं, मैं भी उस पर आने वाला था। बड़ी दिलचस्पी है लोगों की जानने में। अमेठी सीट से इस बार राहुल गांधी रायबरेली चले गए, लेकिन स्मृति ईरानी वही है। और के.एम. शर्मा, ये कहा जा रहा है, ये कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है और कई राजनीतिक विश्लेषक जमीन से बता रहे हैं कि बड़ी कड़ी चुनौती के.एम. शर्मा ने स्मृति ईरानी को दी है। स्मृति ईरानी पिछली बार 55,000 वोटों से जीती थी, जिसमें कि इसके बाद अब जो है इन्होंने बसपा का भी कैंडिडेट खड़ा किया है। अब सपा और कांग्रेस ही तो एक होकर लड़ रही है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। ये जो है अब जो है बसपा का जो कैंडिडेट वोट लेगा वो सपा के और कांग्रेस के ही खाते में से तो जाएंगे। बीजेपी का एक वोट भी इधर से उधर नहीं होगा, कम से कम बसपा के लिए। बसपा का वोट अपना अलग है, इसलिए हम तो अमेठी की सीट को भी जो है जीती हुई मान रहे हैं बीजेपी वाले। बीजेपी के लोग मान रहे हैं और आपका एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी राय ये है। अच्छा, इसके बाद 370 धारा हटी है, इसका भी लोगों के अंदर बड़ा, क्या उत्तर प्रदेश में इसका कोई असर है? अरे है, लोगों के अंदर भावना जुड़ी है कि भाई 370 हटा दी कश्मीर में से। और जो है राम मंदिर बना है, राम मंदिर एक अपने आप में एक चीज बनाई है। आज लाखों लोग वहां पे दर्शन करने जा रहे हैं रोजाना, तो ऐसा नहीं है, आखिर काम तो जो है हुआ ही लेकिन है। इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को हमने सुना, उनका ये दावा है, अजय अग्रवाल मंत्री जी, कि राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को कैसे मिलेगा? लेकिन बनवाया तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, पूजा तो भारतीय जनता पार्टी ने, मुहूर्त तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने ही किया है। ये तो प्रधानमंत्री वहां मौजूद थे, लेकिन बना वो जनता के पैसे से है, ये खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं। मुहूर्त मंदिर का जो ट्रस्ट है उसने निकलवाया है, इसमें बीजेपी को क्यों क्रेडिट? भाई आज जो है लोग मोदी को ही देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, लोग उन्हीं की तरफ देख रहे हैं कि हम तो भैया मोदी है जान, हम तो मोदी या वोट दे रहे हैं, हम भाजपा है ना जान। तो आखिर जो है ये बहुत बड़ी बात है कि एक सिंगल फेस के लिए जो है वोट जा रहा है बीजेपी का, और पब्लिक इससे खुश है, पब्लिक इनके कामों से संतुष्ट है। पूरे देश में सड़कें बढ़िया से बढ़िया बन रही हैं, आप देखिए कहीं भी चले जाइए आपको लाइटें मिलेंगी सड़कों पे, और जो सड़क बढ़िया मिलेंगी। सड़कें तो बनी है मंत्री जी, लेकिन बेरोजगारी कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, 1,000 रुपए से ज्यादा का सिलेंडर है, पेट्रोल के दाम आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, भर्ती घोटाले हो रहे हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। इन सब को लेकर कोई असर नहीं होगा? जो बेरोजगार युवा हैं वो तो बड़े परेशान है इस समय। आपको क्या लगता है इसका कोई वोटिंग पैटर्न पर या उस पर? जहाँ तक बेरोजगारी का सवाल है, जो काम करने वाला है वो कभी बेरोजगार नहीं हो सकता है भाई। आज जो आदमी मेहनत करने पे उतार हुआ है
वो बेरोजगार नहीं है, मेरा तो मानना ही है। आज आलू की ढकेल लगाने वाला भी 1,000 रुपए पैदा करके ले जाता है। काहे की बेरोजगारी और काहे की महंगाई भाई साहब। जिसको 500 रुपए मिल रहे हैं सुबह से शाम तक, वो बेचारा गारा ढो रहा है, मिट्टी ढो रहा है। लेकिन हर आदमी जो पढ़ लिख कर ऊपर जाता है, पढ़ाई करता है, वो आलू की ढकेल नहीं लगाने कर के सकता लिए या पकोड़े तलने के लिए ये काम तो नहीं करेगा वो। जो सवाल है फिर उसको प्राइवेट सेक्टर में काम है करने वाला होना चाहिए। काम की कमी नहीं है सर, आज भी मैं जो है गारंटी से कहता हूँ, काम करने वालों की कमी है। चलिए, हम लोग ये रोजगार पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं। मुद्दे की बात पर हम आते हैं। उत्तर प्रदेश की आपने तस्वीर कमोबेश बनाई और आपको लग रहा है कि 2019 से भी ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी, जबकि बहुत सारे विश्लेषक इस बात को नहीं कह रहे हैं। पूरे देश में आप क्या सीन देख रहे हैं? हमको तो पूरे देश में यही दिख रहा है साहब, ये सिंगल नरेंद्र मोदी के नाम पे ही पब्लिक वोट डाल रही है। महिला, जो महिला ने कभी वोट नहीं डाला होगा, 90% महिलाओं के वोट बीजेपी को मिल रहे हैं। भले ही फ्री राशन की वजह से, भले ही जो है ये डिसिप्लिन की वजह से, अनुशासन की वजह से लोगों को सुरक्षा मिली है, सब काम बढ़िया हो रहे हैं। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि सिंगल नरेंद्र मोदी के चेहरे पे, आज अमित शाह के चेहरे पे वोट नहीं मिल रहा है पब्लिक का, केवल नरेंद्र, अरे हम तो मोदी है जान है भैया, हम तो भैया मोदी है जान। तो नरेंद्र मोदी जी ही इस नाव के चलाने वाले हैं और नरेंद्र मोदी के पीछे ही इस समय बीजेपी की नाव चल रही है। इससे बढ़िया इस समय कोई नेता है नहीं हमारे। तो आपको क्या लग रहा है, जो अब की बार 400 पार का नारा दिया है एनडीए ने और विपक्ष जिसे खारिज कर रहा है, आपको क्या लग रहा है? अगर ओवरऑल पूरे देश पर आपकी नजर आप रखते हैं, आंकड़े भी जुटाते हैं, आपके पास 84 के बाद से सारे रजिस्टर भी हैं चुनावों के, आपको क्या लग रहा है? आपका क्या गट फीलिंग कह रही है? क्या आपके पास रिपोर्ट आ रही है? मेरा मानना ये है कि 412 का अगर ये नारा दे रही हैं तो ये हवा में तीर नहीं चला रहे हैं। ये जो है इन्होंने 2022 का इलेक्शन यूपी का जब हुआ है, उसके बाद से इन्होंने इसकी पूरी तैयारी की है। एक एक सीट पे रिसर्च किया है कि ये सीट पे हम कितने वोटों से आ रहे हैं, कितने से जीते हैं और इसके लिए हमको क्या करना चाहिए। इसी वजह से जो है इन्होंने जो 400 पार का नारा दिया है, ये इसमें सफल हो सकती है, मेरी जो राय है। आपकी राय है, आपकी नजर सट्टा बाजार पर भी रहती है। हाँ। इतने ही सीटें तो फलोदी का सट्टा बाजार भी नहीं दे रहा, कानपुर का सट्टा बाजार भी नहीं दे रहा। फलोदी के सट्टे बाजार ने 5वें दौर के मतदान के बाद बीजेपी को 300 से थोड़ा नीचे ही पहुंचा दिया है। और आप तो खुद सट्टा बाजार पर करीबी नजर रखते हैं राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते, तो आप उससे भी ज्यादा सीटें दे रहे हैं। नहीं तो अभी तो 2 चरण और बाकी है ना, हम तो 350 सीटें दे रही हैं इनको, बीजेपी को अकेले बीजेपी को आप 350 सीटें दे रहे हैं। 350। तो आपको क्या लगता है कि ये आपका जो दावा है वो 4 जून तक टिका रहेगा? बिल्कुल टिका, आप ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल टिका रहेगा साहब, ये हमारा आत्मविश्वास कह रहा है और जो माहौल है देश में वो कह रहा है। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल सट्टा बाजार को लेके भी समझना चाहूंगा। जो फलोदी का सट्टा बाजार है खासतौर पर, उसको लेकर कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। हालांकि हम सट्टा बाजार को न मानते हैं, न भरोसा करते हैं और न ये समझते हैं कि उससे कोई आकलन मिलेगा, लेकिन आपके जैसे राजनीतिक विश्लेषक सट्टा बाजार पर बारीक नजर रखते हैं। क्या वजह है इसकी? ये सट्टा बाजार वाले तो पब्लिक को घुमा रही हैं केवल। नहीं, ये काम कैसे करते हैं, ये कैसे नंबर अपने निकालते हैं और पब्लिक की इतनी इसमें दिलचस्पी क्या होती है? क्या ये सटीक इनके आंकड़े रहते हैं? इनके आंकड़े फेल भी होती हैं, ऐसा नहीं है। अभी जो है छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ था, 117-20 सीट निकाली थी इन्होंने, 117-20 खाना, 117 खाना और 120 लगाना। मतलब आप एक्सप्लेन कीजिए ना, खाना लगाना 117 सीट क्या? 117 और 120 सीट का इनने आंकड़ा दिया था। किसके लिए? सट्टा बाजार वालों ने, कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के लिए जी। और उसके बाद भाई साहब सीटों का क्या हाल हुआ छत्तीसगढ़ में, आप देख लो। बताइए आप, याद दिलाइए। 62-63 सीट पे रह गई कांग्रेस। 62-63 सीटें मिली छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आप कहना चाह रहे हैं, वही मैं समझना चाह रहा था कि मध्य प्रदेश में 243 सीट है जी, 243 सीटें हैं, बिल्कुल सही आपने कहा। 150 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता भी दावा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये कैसे रहा? ये मोदी जी जहाँ पहुंच गए
वहीं पे काम खत्म हो गया। विपक्षियों का तो काम मोदी जी के बाणों से बिल्कुल खत्म। अच्छा, आप लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्रभावित हैं खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। लेकिन मैं आपसे दूसरी बात समझना चाह रहा था, मेरा सवाल दूसरी तरह से था कि ये सट्टा बाजार जो अपना अनुमान जाहिर करता है उसका तरीका क्या होता है, किस तरह ये सट्टा बाजार काम करता है? भाई जैसे अब हम जैसे मोदी जी कह रहे हैं, इनके भी अपने अपने लोग लगे रहते हैं कहाँ लगे रहते बाजारों में, बड़ी बड़ी दूर इनके सब सेट हैं। सट्टा बाजार वाले जो अरबों और खरबों रुपए की जो हार जीत कर रहे हैं, तो वही ऐसा थोड़ा ही है कि वैसे ही काम कर रहे हैं, लेकिन उनके भी अनुमान फेल हो। हर चरण के बाद वो अपना अनुमान बदल रहे हैं, इसकी क्या वजह है? भाई पहले और दूसरे चरण पे जब इलेक्शन चालू नहीं हुआ था, तब जो है ये दे रहे थे 328-31 बीजेपी, अकेले बीजेपी? हाँ ऊपर जी, वाले, जी। ऊपर सट्टा बाजार वाले। पहला चरण हुआ, कुछ माहौल बीजेपी के पक्ष में इनको कम दिखा, तो इन्होंने जो है 319-22 पे ले आए। फिर दूसरे चरण में 306-9 पे ले आए। फिर दूसरा चरण खत्म होने के बाद जब तीसरे चरण का नंबर आया, तो फिर जो है 292-90 पे ले आए। अब जो है जैसे चौथा चरण हुआ, चौथे चरण के बाद फिर ये एकदम चढ़ते चले गई। अब इस समय जो है 305 और 308 सीट चल रही है। यानी सट्टा बाजार जो आपने नजर रखी हुई है, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को 305 से 308 सीटें दे रहा है पांचवें चरण के बाद। हाँ, यानी पूरे बहुमत अकेले दम पर पांचवें चरण तक। हाँ, पांचवें चरण तक। पांचवें चरण तो खत्म हो गया ना, वोटिंग हो गई है, वोट ईवीएम मशीन में दर्ज हो चुके हैं। तो पांचवें चरण के बाद सट्टा बाजार का एक अनुमान है कि 305 से 308 सीटें भारतीय जनता पार्टी को अकेले दम पर मिल रही है। लेकिन क्या आप इसकी तस्दीक करते हैं? क्योंकि आपके सामने ही रोशन जी हैं, रोशन जी अभी कह के चुके हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सीटें घट रही हैं। देखिए साहब, एनडीए की सीटें घटना मुझको नहीं लगता है। हो सकता है इनके पास बिहार का कोई, भैया बिहार के रहने वाले हैं, मैं इनकी बात का विरोध तो कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं यूपी में मैंने आज तक बिहार देखा भी नहीं है, तो मैं जो है इनकी बात को काट नहीं सकता। लेकिन जिस तरह से हवा चल रही है, जिस तरह से मोदी जी की सभाओं में भीड़ उमड़ के आ रही है, और जिस तरह से लोग मोदी जी की आरती उतार रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, मुझको ऐसा मालूम पड़ता है कि व्यवस्था पहले से और बढ़िया रहेगी। पहले 39 आई थी, कहीं ऐसा ना हो कि अब तक 40 की 40 हो, बिहार में आ जाए। एक अनुमान है, 3 विश्लेषक हमारे साथ थे, तीनों ने अपना अपना अनुमान जाहिर किया। गोपाल चतुर्वेदी जी ने उत्तर प्रदेश के बारे में बात की, रोशन शर्मा ने बिहार के बारे में बात की, और अजय अग्रवाल मंत्री जी ने पूरे देश का, और इसके अलावा सट्टा बाजार किस तरह से अपनी ओपिनियन लगातार बदल रहा है, इन्होंने अपनी राय जाहिर की। और ये भी बताया कि सट्टा बाजार आखिर काम कैसे करता है। हालांकि ये भी मानते हैं कि सट्टा बाजार की अनुमानों पर या अटकलों पर ये भी भरोसा नहीं करते, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते नजर जरूर रखते हैं, जैसे आप सभी दर्शक भी रखते होंगे। आज आप सभी दर्शकों का 5 चरण के बाद क्या अनुमान है, अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपसे फिर अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक आप हमारा चैनल देखिए। अगर पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।